गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो एससी और एसटी की शिक्षा के बारे में है। ठीक है, एससी मतलब होता है अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में कुछ जातियों को घोषित किया गया है और कुछ शर्तें बताई हैं। उनके अनुसार कोई भी जाति एससी या एसटी मानी जाएगी। ठीक है, कौन से हैं? अनुच्छेद 341 और 342। बात करें अनुच्छेद 243 डी के तहत कुछ जगह इनको आरक्षण की बात कही गई है, जैसे पंचायत 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। देखो कौन कौन से हो सकते हैं। पहली चीज़, एक तो पंचायत में रिजर्वेशन मिलेगा, जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा, लोकसभा में सीटों पर जो है रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं ना पंचायत वाले, उनको 1/3 रिजर्वेशन होगा। अनुच्छेद 244 में एसटी एससी क्षेत्र के प्रशासन की बात कही है। अच्छा देखो, अनुच्छेद 5वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है कि एसटी एससी क्षेत्र में प्रशासन। ठीक है, और जो 6ठी अनुसूची है उसमें कहा गया है कि अमेय मित्र क्षेत्र। अमेय मित्र में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इसमें जो एससी और एसटी की जनजातियाँ होंगी उन पर प्रशासन करने का अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 330 में जो है देखो लोकसभा की सीटों के लिए इन्हें आरक्षण मिलेगा। ठीक है, असम ऐसा राज्य है जो स्वशासी जिले होते हैं, वहाँ पे एससी एसटी का आरक्षण होगा। ठीक है, 338 की बात करें अनुच्छेद, तो राष्ट्रीय एससी और एसटी आयोग के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा या मुद्रित सहित अधिपत्र, मतलब या तो सिग्नेचर कर दे या उसकी जो मुद्रा सहित अधिपत्र है, जो पत्र वो दिया जाता है ना लेटर, उस पर मोहर लगा दे, है ना, उसके वो करके वह इस आयोग के, राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, और जो भी इस आयोग के सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, मतलब आयोग जैसा चाहे वैसा कर सकती है, उसको ये शक्ति दी जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बुरा करने के लिए, अगर एसटी एससी क्षेत्र में जो भी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं या जो भी उनको अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जो भी वो सोचते हैं, जैसी भी वो योजना बनाते हैं, जैसा भी वो क्रियान्वयन करेंगे, उसके लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 339 एससी के प्रशासन के लिए और एसटी के कल्याण के लिए, एससी के प्रशासन के लिए और एसटी के कल्याण के लिए संघ का निर्माण होगा, संघ का नियंत्रण होगा, मतलब केंद्र जो होगा वो इस पे नियंत्रण रखेगा और इनके उत्थान के लिए कार्य करेगा। ठीक है, और कार्य क्या करेगा? आयोग की नियुक्ति करेगा, आयोग जो है फिर करेगा। ठीक है, सीधे तो कोई नहीं कर रहा। देखो सरकार जो है योजनाएं बहुत अच्छी लाती है, हर सरकार, कोई एक पर्टिकुलर सरकार नहीं की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक सरकार की। हम में कमी क्या है? हमारे पास सिर्फ यही कमी है, एक तो हम में कमी है, पहली चीज़ क्या कि हमें उन योजनाओं के बारे में पता नहीं, हम अशिक्षित हैं, हम उस पर जो है एक्शन नहीं ले पाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है ये सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो उस क्षेत्र विशेष में जा कर के ये नहीं देखती कि हमने जो योजनाएं बनाई हैं वो अच्छे से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, है ना। अगर वो ऑफिस में ही एक बंदे को नियुक्त कर दे, जैसे आप है कोई काम, मतलब आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है, तो आप अगर किसी अननोन को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को काम दे दें, किसी व्यक्ति को दे दें, तो वो शायद उसमें घपलेबाजी कर ले, है ना। लेकिन अगर जब आप खुद से, एक बार तो आपने भरोसा करके कर दिया, है ना, लेकिन जब आप खुद जाओगे तो अगर उसमें कमियां पाओगे तो उसको बताओगे कि भाई ये कमी है, तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा कभी भी जाके चेक कर सकता है, तो फिर वो अच्छे से काम करेगा। तो सरकार को भी चाहिए कि योजनाएं जो भी निकालती हैं वो वहाँ तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही, इसके लिए खुद
खुद जो है क्या बोलते हैं एक्शन ले, ठीक है, मतलब खुद उसका निरीक्षण करे, है ना। अनुच्छेद 340 की बात करें तो ओबीसी की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, मतलब ओबीसी की जो भी दशाएं हैं उनको खोजना कि भाई इनमें मतलब जो भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं इनमें ऐसी दशाएं क्यों हैं और इनके उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस तरह के लिए इनको आयोग की एक आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 341 जो है एससी के संबंध में बताता है और अनुच्छेद 342 एसटी के संबंध में बताता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं काहे के लिए, अरे यार ये शुरू हो गया फिर से, है ना। देखिए एनईपी 1986 और 1992 ये संशोधित है, ये आपकी दूसरी एनईपी है ना। ये कुछ एससी एसटी के बारे में कुछ बातें कहते हैं, जैसे ये जो है एससी के बारे में कह रहा है और ये एसटी के बारे में कह रहा है, ठीक है। एनईपी 1986 में कुछ प्रावधान किए गए शिक्षा को लेके, जैसे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, चमड़ा वमड़ा वाले काम करते हैं और बुनकर वाले जो छोटे मोटे काम करते हैं ना, ऐसे परिवार के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की वो करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए कि कम से कम उनके बच्चे 14 वर्ष की आयु तक नियमित स्कूल जाएं, है ना। और एससी के शिक्षकों की नियुक्ति करें, मतलब एससी वर्ग से ही निकालकर उनके शिक्षकों की नियुक्ति करी जाए, ठीक है। स्कूल भवनों का, बालवाड़ियों का, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र एससी लोगों के अनुसार होना चाहिए, ये आंगनवाड़ी जैसा है, एससी लोगों के अनुसार ही होना चाहिए, जैसा वो चाहते हैं यहाँ पे हो या फिर क्या बोलते हैं बच्चों के पास में हो, है ना, वो सारी चीज़ें। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, है ना। शिक्षा में समावेशन बढ़ाने हेतु नए तरीकों का खोज की जाए, मतलब बच्चे जो है सामान्य से दूर हो गए, मुख्य धारा में लाने के लिए नए नए तरीकों का इजाद करें, ठीक है। ये सारे हो गए एससी के लिए। अब एसटी के लिए उन्होंने क्या प्रावधान किए कि एसटी की अपनी खुद की भाषा होती है, पहली चीज़ तो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर इन्हें मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर के बाद इन्हें क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी हो गई, जैसे हम यूपी में रह रहे हैं तो एक कोई भी जनजाति समूह है उनकी खुद की भाषा है एसटी की, तो वो अपनी मातृभाषा में प्राइमरी लेवल पे दे। लेकिन जब जो है अपर प्राइमरी किया है तो यूपी में हिंदी चल रही है तो हिंदी वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाएं। स्कूल को एसटी क्षेत्र में खोला जाए, मतलब जो भी एरिया एसटी का है उधर खोला जाए, ये नहीं कि दूर कहीं खोला जाए। निर्माण कार्य इन्हीं को सौंपा जाए, कंस्ट्रक्शन का जो भी कार्य होता है वो इन्हीं को सौंपा जाए ताकि उनकी कुछ रोज़गार मिले, है ना। आश्रम हो गए, आवासीय विद्यालय ये भी खोले जाएं और इनका खोलने का भी काम कंस्ट्रक्शन वर्क इन्हीं को दिया जाए, ठीक है। एसटी के युवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें शिक्षक बना दिया जाए, है ना, ताकि तभी तो वो उनकी अपनी भाषा को बता पाएंगे, है ना, और उनको छात्रवृत्ति योजनाएं दी जाएं, ठीक है। अच्छा देखिए सरकार की क्या प्रयास रहे हैं, तो नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1976 ये आया, तो इसमें ये कहा गया कि अगर कोई नागरिक सुरक्षा का उल्लंघन करेगा वो दंड, मतलब उसको दंड का प्रावधान है, मतलब उनको दंड दिया जाएगा। और जो अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता है, छुआछूत जैसी चीज़ें हैं, इसमें मतलब इसका कोई उल्लंघन करता है ना तो वो एक तरीके से नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। विशेष अधिकारी की व्यवस्था अनुच्छेद 338 के तहत विशेष अधिकारी की व्यवस्था की जाएगी एससी और एसटी क्षेत्र में, और इसकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक। एससी एसटी के पृथक राष्ट्रीय आयोग, ये देखो अनुच्छेद 339 है, पृथक राष्ट्रीय आयोग, है ना, ये दिया है 339 में। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा 1978 में ये आयोग की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शैक्षिक योजनाओं के बारे में। देखो क्या है कि कल्याणकारी योजनाएं, एससी एसटी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं जो कि वह अन्य वर्गों के स्तर पे, जैसे किसी का स्तर यहाँ पे है और इनका यहाँ पे है ना, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है,
तो इनका स्तर हाई है, इनका कम है, लेकिन इनको इस तरह से कल्याणकारी योजनाएं दी जाएं ताकि ये इनके बराबर आ जाए। ठीक। जन कल्याण वाले अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए 100% अनुदान, मतलब इस तरह का अनुसंधान, मतलब जो भी जन कल्याण कर रहे हैं उनके लिए जो भी अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं या फिर प्रशिक्षण दे रहे हैं कि भाई जो है उनके लिए मतलब ST/SC क्षेत्र में किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो लोग शिक्षित हो सकें और उनके लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाएं। ठीक है, तो इस पर जो वर्क कर रहे हैं ना, ऐसी संस्थाओं को सरकार 100% मतलब उसका पूरी तरह से उसका खर्चा जो है वो केंद्र उठाएगा। ठीक है, अगर बात करें जॉब, लोकसभा, पंचायतों में आरक्षण, ये सभी के सभी जो है इनको आरक्षण दिया जाएगा, जो में लोकसभा में और पंचायतों में। अगर छात्रावास की बात करें तो अपर प्राइमरी स्कूल, 10th हाई स्कूल, कॉलेजेस, इनके लिए छात्रावास खोला जाए और छात्रावास खोलने के लिए अनुदान जो होगा 50% केंद्र देगा, 50% राज्य देगा। ठीक है, जो भी छात्रावास खोला जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाए। ठीक है, OBC का विकास देखो, एक केलकर आयोग आया जो कि 1953 से 1955, यहाँ पे इन्होंने एक 53 में गठन हुआ, 55 में रिपोर्ट दी। मंडल आयोग 1976 to 1980, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ ठीक है, ये 76 नहीं 79 है, वही मैं कंफ्यूज था। 1979 में इसका आयोग हुआ और 80 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी, है ना। मंडल आयोग की सिफारिश पे सरकार का क्या निर्णय रहा कि ये जो है OBC की बात कर रहा, ओके, OBC की बात कर रही है, OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में। ठीक है, और ये मंडल आयोग की सिफारिश है, याद रखना कि मंडल आयोग की सिफारिश से 27% आरक्षण मिल रहा है नौकरियों में। आर्थिक रूप से जो संपन्न है, यानी कि कह सकते हैं हम क्रीमी लेयर बोलते नहीं, क्रीमी लेयर OBC है या नॉन क्रीमी लेयर है, तो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, NGO के प्रयास की बात करें तो पुस्तकालय खोलना, आंगनवाड़ी या शिशु सदनों की स्थापना करना, कंप्यूटर प्रशिक्षण के केंद्र खोलना, चिकित्सा केंद्र को स्थायी करना। देखो ऐसे ट्राइब्स एरिया में जो है कभी कभी कैंप लग जाते हैं, ऐसा कैंप ना लगा के एक पर्टिकुलर स्थायी रूप से एक वो अस्पताल खोल दिया जाए ना। आवासों का प्रावधान है कि मतलब छात्रावासों को जो है खोला जाए और आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए और NGO उसको चला भी सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन चलाएगा वो केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है, अपने अनुसार नहीं चलाएगा, कैसे भी चला रहा वो केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार चलाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा ST/ST क्षेत्र की शिक्षा। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।